अपने देश के उन महान शहीदों को समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन, अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगाकर देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। एक छोटे से एक संस्मरण के साथ अपनी बात आरंभ करूंगा। एक बार चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त कुछ मित्र बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। भगत सिंह ने कहा कि वो उनको मतलब पंडित जी कहा करते थे चंद्रशेखर जी को, बोले पंडित जी, देश में आज़ादी के बाद में जो शहीद होंगे उनके बड़े बड़े स्मारक बनेंगे और बिल्डिंगें बनेंगी। वो उन्होंने बड़ी भगत सिंह ने एक अपनी परिकल्पना की और ये भी एक शेर कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चंद्रशेखर ने जो शब्द कहे वो शब्द सुनने का भी है। बोले भगत गलत कह रहा है, शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे राख के ढेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा। क्या बात कही थी उस समय आप चंद्रशेखर आजाद ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या देश की आजादी के लिए उन नौजवान शहीदों का कोई योगदान नहीं? मेरा, चूंकि मैं रामकृष्ण मिशन से संबंधित रहा हूं और कई बार बंगाल जाना हुआ, वहां पर बांग्ला में आज भी ऐसा साहित्य मौजूद है जो देश के क्रांतिकारियों के विषय में वो जानकारी देता है। बांग्ला में, अंग्रेजी में। क्योंकि मैं उस जमाने में जब मैं गया तो मैं युवा था और बांग्ला नहीं जानता था। अंग्रेजी भी मैं समझता हूँ, क्योंकि संघ में होने का बहुत बढ़िया, अंग्रेजी भी मैं छोड़ चुका रहने के बाद, क्योंकि लंबा समय तक अंग्रेजी से नहीं टूट गया। तो जो चीज़ कंटिन्यूअसली चलती रहती है उसे तो आदमी याद रखता है, धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। जब मैं कलकत्ता गया तो वहाँ पर कई किताबें बांग्ला में और अंग्रेजी मैंने देखी जो क्रांतिकारियों के इतिहास पर थी, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में नितांत अभाव है। अपने आदरणीय अशोक जी ने जो साहित्य पढ़ा वो अधिकांशतः अंग्रेजी में पढ़ा या क्रांतिकारियों के सानिध्य में जो रहे और उन्होंने जो उनसे सीखा। ये भी मेरा एक सौभाग्य रहा कि कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के साथियों के चरणों में मुझे बैठकर उनके दुर्लभ संस्मरण सुनने को मिले जो आज किसी किताब में उपलब्ध नहीं। वो मुझे अपने घर ले गए और एक शीशे के केस में उन्होंने एक जूते दिखाए। उन्होंने कहा कुलदीप जी, आप जानते हैं जूते किसके? बोले ये भगत सिंह के वो जूते हैं जो लाहौर से पहन के गए थे और जम्मू कलकत्ता। मैंने अपना सर नम आंखों से भगत सिंह के उन जो जूते थे उन्हें बाहर निकलवाया शूटिंग से और अपने माथे से। आज कितने लोग हैं जिन्होंने शहीदों की स्मृति हम लोग की संवेदनाएं मर रही हैं और कितने लोग हैं जो अपने पिता के हस्ताक्षर को रखते हैं। कितने लोग हैं जो आज अपने पूर्वजों के अपने सम्मान को देखभाल से स्मृति के रूप में कितने। आज क्या हमारी संवेदनाएं मिट चुकी हैं कि बाप के मरने के तुरंत बाद बेटा जो है 14-15 दिन बाद अपने पिता के नाम की पट्टी को हटा देता है। जो अपने पिता के, अपने बाबा के, अपने माता के सामान को नहीं रख सकते, वो शहीदों के सामान को क्या रखे? बड़ी वेदना के साथ ये बात है। चंद्रशेखर जी ने जो शब्द कहे थे वो उनके जाने के बाद सक्षम से मैं कहता हूं वो लोग बड़े महान थे उस समय के, जिनमें कम से कम इतनी
संवेदनाएं थी। स्वामी जी की एक भविष्यवाणी अक्सर मैं आपके प्रधानाचार्य महोदय से अक्सर कहता भी रहता हूं, मैं उनसे कहा भी, स्वामी जी की एक भविष्यवाणी है और मैं नहीं चाहता कि वो भविष्यवाणी कभी पूरी हो, क्योंकि उस भविष्यवाणी में अगर वो पूरी हो गई तो भारत का जो पतन है वो अवश्य संभाल है। स्वामी जी ने कहा, जो राष्ट्र, जो धर्म, जो मत, जो संप्रदाय, जो परिवार अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वो 3 पीढ़ी बाद विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। पत्रकारिता विभाग मेरा हृदय का विभाग है, इसलिए आपसे इतनी खुल के ये बात कर रहा हूं। थोड़ा समय कुछ लूंगा, ज्यादा नहीं, अधिक नहीं, फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा। आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि भारत का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। भगत सिंह की फांसी का जो वृत्तांत था वो अमेरिका के अखबार ने निकाला, सर्वप्रथम भारत के अखबार में। भगत सिंह एक पत्रकार, एक प्रखर वक्ता, उच्च कोटि के लेखक, गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में भी उन्होंने काम किया, शायद आपने पढ़ा होगा। वो कानपुर में रहे, छद्म नाम से वो लेख लिखा करते थे। उस भगत सिंह जिनका जन्म 1907 में हुआ, 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी हुई। सुखदेव थापर, उनका जन्म भी 1907 में हुआ, दोनों एक ही उम्र के थे। और राजगुरु जो महाराष्ट्र के पूना के गांव के थे, उनका जन्म 1908 में हुआ। वो भगत सिंह राजगुरु से 1 साल उम्र में बड़े थे। घर की आर्थिक स्थिति भगत सिंह की तो अच्छी थी, लेकिन अक्सर उनके परिवार के लोग जेलों में रहा करते थे। उनके पिताजी किशन सिंह, जब भगत सिंह का जन्म हुआ, जेल में थे। उनके चाचा अजीत सिंह, वो उस समय ईरान के अंदर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उनके दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह, वो भी जेल में थे जब उनकी माता ने भगत सिंह को जन्म दिया। भगत सिंह के जो आदर्श पुरुष थे वो थे करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय। करतार सिंह सराबा की बहुत छोटी उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। आज कितने लोग करतार सिंह सराबा को जानते हैं? कितने लोगों ने नाम सुना करतार सिंह सराबा का? वो भगत सिंह जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, आधी रात को वो वहां गया, उसने खून से सनी हुई एक मिट्टी उठाई और एक शीशी में बंद करके अपने घर में। और बाद में वही भगत सिंह की निगाह में जो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, जो वहां हत्याकांड हुआ था, उसका इतना गहरा छाप उनके मन और मस्तिष्क पे पड़ा, वो उसको मरते हुए दिखा। क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र पढ़ना उनका बड़ा शौक था। कहा जाता अंतिम समय जब उनको फांसी के लिए बुलाया गया, वो लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे। और सुखदेव थापर, वो भी एक मध्यम परिवार के थे और उनका मित्रता भगत सिंह से हुई। बाद में वो लोग लाहौर आ गए और राजगुरु, जैसा कि मैंने कहा, पूना के एक परिवार से थे। वो संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आए, वहीं चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात। राजगुरु का निशाना बड़ा अचूक था और जेबी सैंडर्स को जो गोली मारी थी सर में, वो राजगुरु नहीं मारी थी। बाद में 3 गोलियां भगत सिंह ने चलाई, लेकिन
उनका जो एक मार्ग था, उनका मार्ग हिंसा का नहीं था। सुभाष जी ने एक जगह कहा है अपने इंडियन स्ट्रगल में कि जब कोई चीज मांगने से नहीं मिलती तब वो छीननी पड़ती है, उसको छीना जाता है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती सरलता से तो आपको छीनना ही पड़ेगा जब आपको चीज प्राप्त हो। यही प्रकृति का नियम है। स्वामी जी कहा करते थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। शक्तिहीन को कोई जीने नहीं देता, शक्तिमान ही दुनिया में जी सकता है। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के अलावा अभी अभी मेरे भाई चापेकर बंधुओं का नाम लिया। भगनी निवेदिता गई उनकी मां के पास। भगनी निवेदिता रोई उनकी मां के पास। तो निवेदिता से उनकी मां ने कहा, उनकी आंख में एक आंसू नहीं। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसके 3 बेटे शहीद हो गए हों और उसकी मां के आंख में एक आंसू नहीं। उन्होंने कहा, निवेदिता, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे 3 ही बेटे थे। अगर कहा 6 बेटे होते और 6 बेटे भी शहीद होते तो मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। ये भावना थी उस जमाने में। खुदीराम बोस और इनके एक और साथी थे भगत सिंह के, बटुकेश्वर दत्त। ओफो, क्या हालत हुई थी बटुकेश्वर दत्त की। टीबी हो गई थी, पैसे नहीं थे, बहुत बाद में शादी की, एक मतलब भारतीय से, बंगाल के थे, बिहार में रहने लगे थे और घोर आर्थिक अभाव और कष्टों में उनका जीवन कटा। एक बार उन्होंने भगत सिंह की मां से कहा, मां, कितना बुरा हुआ कि भगते को फांसी लगी और राजगुरु सुखदेव को लगी, यार मैं कमबख्त दत्त रह गया। अरे मुझे भी फांसी लगती तो आज मेरी मां ये दुर्दशा ना होती। बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भगत सिंह की मां की गोद में ही उनके प्राण निकले। बस उनकी अंतिम इच्छा थी कि जहां मेरे वो 3 भाई सो रहे हैं, अंत में मुझे भी वहीं सुलाया जाए। क्या भावना थी कि हमने अभी भाई साहब ने कहा, यही हमने कद्र की थी उनकी। और वही चंद्रशेखर की बात फिर वही याद आती कि शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे राख के ढेले। यही हुआ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं शाहजहाँपुर गया। शाहजहाँपुर मैंने मालूम करा, पहली बार गया मैंने कहा, भाई यहाँ अशफाक साहब का मज़ार है, कहाँ है? बोले, साहब स्टेशन के पास है, आप चले जाइए। धूल मिट्टी पड़ी हुई वहाँ। मैंने रुमाल से साफ किया, वहीं से माला ली, चढ़ाई, आँख में 2 मेरे आंसू आए और मैंने उनको प्रणाम किया। अशफाक क्या इसी दिन के लिए फांसी पर चढ़े थे? वो एक आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल को अपना गुरु मानते थे। मैं क्या कहूं, मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है। कुछ डेट्स आपको जरूर बताऊंगा कि 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या की गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वो पर्चे फेंके थे जिसमें आह्वान किया गया था। और राजगुरु ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने सैंडर्स के सर में गोली मारी। समय बहुत हो गया, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के 91वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अत्यंत श्रद्धा और भरे हुए हृदय से उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे ये मैं आशीष मांगता हूँ, वो जहाँ भी कहीं हों, भारत को उज्जवल भविष्य के लिए
वो अपना आशीष प्रदान करें। एक बार मैं पुनः अपने परम प्रिय डॉक्टर नीरज जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, श्रीमान अशोक जी को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे भी ज़्यादा आप सब लोगों को, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद।